सपने देखना और सपने को पूरा होते देखना किसको नहीं पसंद है। लेकिन फ्रेंड्स, सपने देखना और सपनों का पूरा होना दोनों अलग चीज़ें हैं। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड्स, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। स्टूडेंट्स, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी क्लासेस। आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत हरात्मक श्रेणी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है हरात्मक श्रेणी। डियर स्टूडेंट्स, हरात्मक श्रेणी क्या है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम किस प्रकार पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले, हरात्मक श्रेणी को पढ़ने से पहले समांतर श्रेणी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि हरात्मक श्रेणी क्या है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, हमने आपसे बात किया था कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, समांतर श्रेणी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6 ए। ये समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पद लो, उससे पहले वाला जो पद है उसमें कुछ जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, जैसे 6 लेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 8 लेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हरात्मक श्रेणी में इसकी आवश्यकता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में कुछ जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, और ये जो चीज़ जोड़ते घटाते हैं उसको हम लोग सार अनुपात कहते हैं, उसको डी से लिखते थे। सार अनुपात नहीं, सार अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जितने भी पद हैं समांतर श्रेणी में हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये भी समांतर श्रेणी में है। 5, 10, 15, 20 ये भी समांतर श्रेणी में है। तो हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं उसको समझिए आप लोग। जैसे ये वाली श्रेणी आप ले लीजिए। ठीक है, इसमें जितने भी पद हैं इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दीजिए, इसका इन्वर्स कर दीजिए आप। तो 2 को लिखेंगे 1/2। क्लियर है? और 4 को लिखेंगे 1/4। सभी पदों का जो समांतर श्रेणी है उसके सभी पदों का व्युत्क्रम करके लिख दीजिए। ठीक है, 6 का 1/6 और 8 का 1/8। तो स्टूडेंट्स, ये जो श्रेणी बनी है इसी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, उसी तरह ये वाला जो श्रेणी है, इसके सारे पदों को अभी तो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है अभी। अगर इसको हम इसके पदों को व्युत्क्रम करके लिखें तो 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, तो ये जो श्रेणी बनेगी ये हरात्मक श्रेणी बनेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम करने से बनती है उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं।
ऐसी श्रेणी जो किसी समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम करने से जो श्रेणी बनती है उसी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी होता है उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2, 4, 6 है, ये क्या है, ये है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/2, 1/4, 1/6। ये क्या बन गई है, ये बन गई हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी हो, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी समांतर श्रेणी हो उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। देखिए ये 2 का व्युत्क्रम अगर लिखें 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इनवर्स कहते हैं। व्युत्क्रम मीन्स इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। अगर ऐसे लिखें 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है तो 2 होगा। कहने का मतलब 2 का व्युत्क्रम 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम 2। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि कोई समांतर श्रेणी है उसके पदों के व्युत्क्रम से जो श्रेणी बनेगी वो हरात्मक श्रेणी बनेगी। या यूं कह दे कि हरात्मक श्रेणी उसे कहते हैं जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी हो। इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम ये है। मतलब इसके पदों का व्युत्क्रम करने पर क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी। हम ये कह सकते हैं कि हरात्मक श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम करने से समांतर श्रेणी बनता है। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी समांतर श्रेणी हो उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी समांतर श्रेणी हो उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि एक श्रेणी लेते हैं, उसके पदों का व्युत्क्रम करेंगे, अगर समांतर श्रेणी बन जाएगी तो दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, चलिए हम लेते हैं 2, 4, 6। ये HP है कि नहीं है, हरात्मक श्रेणी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये हरात्मक श्रेणी है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पदों को उलट कर लिखिए और देखिए कि तब जो श्रेणी बनती है अगर समांतर श्रेणी बन जाए तो हो जाएगी हरात्मक श्रेणी। चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/6। अब इसको चेक करिए क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, AP है कि नहीं। अगर AP हो जाएगी तो ये HP हो जाएगा, अगर AP नहीं होगा तो HP नहीं होगा। बस यही समझना है आपको।
अब इसको अब आप देखिए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है, समांतर श्रेणी ये है कि नहीं कैसे चेक करोगे, आप एक पद ले लो, उससे पहले वाला घटाओ, जितना आए यहाँ से एक पद लो, उससे पहले वाला घटाओ, अगर दोनों में बराबर आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। चलिए 1/4 में से घटाइए 1/2, ठीक है, कितना आया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर दोगे आप, भिन्नों का जोड़ घटाना तो जान ही रहे हो, तो 1/4 माइनस 2/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/4, ठीक है, ये इतना आ गया। चलिए अब इतना ही अगर इसको लेने पर, इतने में से इतना घटाने पर अगर इतना आ जाए तो ये AP हो जाएगा। चलिए हम 1/6 माइनस 1/4 करते हैं, ये कितना हो जाएगा, घटाइए इसको, इसका LCM 12 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, 3 से इसमें करिए, 2 - 3/12, तो कितना आ गया, तो यहाँ से -1/12 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे -1/4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -1/12, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका AP नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में अगर नहीं है तो ये हरात्मक श्रेणी नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब हम उल्टा लेते हैं एक बार। अब हम ले रहे हैं कि 1/, ये वाला जो है 1/2, 1/4, 1/6 ये HP में है कि नहीं है, इसको हमें पता करना है कि ये जो है ये वाला HP में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा, HP होने के लिए इसको ये क्लियर करना, हम लोगों को कन्फर्म करना होगा कि इसका व्युत्क्रम 2, 4, 6 ये AP में है कि नहीं। अगर AP में ये हो जाएगा तब ये HP में होगा, जैसे इसमें, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन है कि ये श्रेणी HP में है कि नहीं है। इसको बताने के लिए हम ये बताएंगे कि ये अगर AP में है तो HP में होगा, अगर नहीं है तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो आप जान ही रहे हो कि ये AP है, क्यों, क्योंकि 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, ये तो क्लियर है ना, इसलिए AP है, इसका मतलब ये भी HP में है। अब हम यहाँ से आपको रिजल्ट बता रहे हैं, देखिए कोई श्रेणी HP में है, ठीक है, कोई श्रेणी HP में है तो जरूरी नहीं है कि उसका व्युत्क्रम भी HP में हो, ठीक है। कोई श्रेणी अगर हरात्मक श्रेणी है तो जरूरी नहीं है कि उसके पदों का व्युत्क्रम भी हरात्मक श्रेणी में हो, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। हरात्मक श्रेणी का nवां पद HP का nवां पद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, HP का nवां पद जानने के लिए हमें, क्योंकि HP उसे कहते हैं जिसका व्युत्क्रम समांतर हो, मतलब AP हो, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी मीन्स AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद। इसको हम क्यों देख रहे हैं, हमें तो निकालना है हरात्मक श्रेणी का nवां पद। तो हम जानते हैं कि कोई हरात्मक श्रेणी है तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो समांतर श्रेणी बनेगा, उसका समांतर श्रेणी बनेगा, और समांतर श्रेणी जब बनेगा तो उसका जो nवां पद होगा उसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो इसका हरात्मक श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी हरात्मक श्रेणी के nवां पद हमें निकालना है तो हम लोग समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसका व्युत्क्रम करके लिख देंगे
तो हरात्मक श्रेणी का nवां पद आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी की nवां पद क्या होता है बताइएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। क्लियर है? समांतर श्रेणी का nवां पद हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है। क्लियर है? चलिए अब हम समांतर श्रेणी के nवां पद जान गए हैं, तो हमें निकालना है हरात्मक श्रेणी का nवां पद। हरात्मक श्रेणी का nवां पद कुछ नहीं करना है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 1 बटे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड्स ये है हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला। ठीक है? हरात्मक श्रेणी का nवां पद कैसे निकलेगा? समांतर श्रेणी के nवां पद निकाल लेंगे, मतलब कोई हरात्मक श्रेणी दी है, अगर उसका nवां पद निकालना है आपको तो उसका व्युत्क्रम करिए, समांतर श्रेणी बनेगा, और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालिए और फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो उसका हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकल जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लिख समझते हैं। ठीक है? हमारे पास है, अभी हम जो लिए थे वही ले लेते हैं, 1/2, 1/4, 1/6। ये हरात्मक श्रेणी है, इसका 1/8 भी लिखते हैं ऐसे। ये का सातवां पद क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स? चलिए ये श्रेणी है, इसका सातवां पद क्या होगा? ये हरात्मक श्रेणी है। क्लियर है? क्योंकि इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बनेगा। ये तो तुम समांतर श्रेणी है आप लोगों का, ये समांतर श्रेणी में है ना, ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है कि ये हरात्मक श्रेणी होगा। अब देखिए इसका सातवां पद निकालना है आपको, तो सातवां पद निकालने का मतलब ये है कि ये जो समांतर श्रेणी है ना, सबसे पहले इसका सातवां पद निकालिए, फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो इसका सातवां पद आ जाएगा। चलिए ये जो AP है, ये वाला, ये आपका, इसका आप सातवां पद निकालिए, मतलब है कि आप A7 निकालिए। ठीक है? तो A7 कैसे लिखा जाता है? हमने बताया था A प्लस 6D, मतलब n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a की जगह देखिए 2 है और 6 तो 6 ही रहेगा। d का मान क्या है? 4 में से 2 गए 2। ठीक है? अब देखिए ये आपका हो गया 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो इसका सातवां पद, किसका सातवां पद? समांतर श्रेणी का सातवां पद 14 हो गया। इसलिए ये तो AP का समांतर श्रेणी के सातवां पद आया है, इसलिए हरात्मक श्रेणी का सातवां पद बराबर क्या है? ये देखिए 1/, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/14, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए सातवां पद 1/14 आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या होता है? हरात्मक माध्य का मतलब है कि हार्मोनिक मीन। ठीक है फ्रेंड्स? अब हार्मोनिक मीन की बात हम लोग कर लेते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं ABC, ये आप की हार्मोनिक सीरीज बनाती हैं, मतलब HP में है, ये HP में है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए माना 3 संख्याएं ABC हरात्मक श्रेणी में हैं, तो B को A और C का
हरात्मक माध्य कहेंगे, हरात्मक माध्य कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तीन संख्याएं अगर हरात्मक श्रेणी में है तो जो बीच वाली संख्या है उसको पहली और तीसरी संख्या का हरात्मक माध्य कहा जाता है। ठीक है, और इस संख्या का जो हरात्मक माध्य है b, इसका मान होता है 2ac अपान a प्लस c। ये फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तीन संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या को हरात्मक माध्य कहा जाता है और उसका मान होता है 2 इंटू AC, मतलब जो संख्याएं पहली और तीसरी है उनका गुणा इंटू 2 अपान पहली और तीसरी संख्या का योग। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये आया कैसे? आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे ABC हरात्मक श्रेणी में है तो इसका मतलब ये है, ABC हरात्मक श्रेणी में है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 अपान A, 1 अपान B, 1 अपान C किस में होगी? AP में होगी ना। क्लियर है? अगर ये HP में है तो इसका व्युत्क्रम करने पर AP हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा समांतर श्रेणी है इसका समांतर माध्य क्या होता है। तीन संख्याएं दी है तो उनका समांतर माध्य क्या होता है हम लोग जानते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है, ये बीच वाली संख्या समांतर माध्य होगी, मतलब 1 अपान बी इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, इनका योग बटे 2, तो 1 अपान ए प्लस 1 अपान सी बटे 2, यही तो लिखते थे ना। तीन संख्याएं अगर हैं तो उनका समांतर माध्य कैसे निकालते थे? हम कहते थे कि बीच वाली संख्या शेष दोनों संख्याओं का समांतर माध्य होती है, और कैसे निकालते थे? इसको जोड़ करके बटा 2 करते थे। ये समांतर माध्य की बात हो रही है। चलिए, ये हो गया a प्लस सी, ऊपर इसको जोड़िए दोनों को, a प्लस सी अपान ए सी और ये 2 से गुणा हो गया 2ac। ये 1 अपान b का मान इतना आ गया, और जब b निकालेंगे आप यहाँ से तो 2ac अपान a प्लस सी। क्लियर है ना? यहीं से आया है ये आपका फार्मूला। चलिए, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को हरात्मक माध्य समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा जाए a और b के बीच n हरात्मक माध्य पद निकालिए। कितने हरात्मक माध्य पद? n। ठीक है, ये देखिए आपको निकालना है a और b के बीच n हरात्मक माध्य पद। हमने मान लिया कि h1, h2, h3, hn तक जो है n हरात्मक माध्य पद है किसके बीच? a और b के बीच। ठीक है, तो ये जो है आपका हरात्मक माध्य पद, और जो दोनों संख्याएं दी हैं, हमें 2 संख्या दे दिया जाएगा और उसके बीच पूछा जाएगा कि 3 हरात्मक माध्य पद निकालिए, 5 निकालिए, जितना भी पूछा जाए तो आप उतना। 2 पूछा जाता है तो h1 h2 लीजिएगा, 3 पूछा जाए 3 लीजिएगा, n पूछा जाए तो n लीजिएगा। चलिए, अब ये जो संख्याएं हैं ये HP में हो जाएंगी। ये जो श्रेणी बनेगी किस में हो जाएगी? HP में, मतलब हरात्मक श्रेणी में हो जाएगी। अब जब हरात्मक श्रेणी में हो जाएगी तो इसका व्युत्क्रम किस में होगा? AP में होगा। तो 1 अपान A, 1 अपान h1, 1 अपान h2, ऐसे 1 अपान hn किस में हो जाएगा बताइएगा? ये हो जाएगा AP में। हमने बताया कि अगर हरात्मक श्रेणी है तो उसके पदों को व्युत्क्रम करेंगे तो वो समांतर श्रेणी हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कुल कितने पद हुए? n प्लस 2 पद हुए। कैसे? n ये है और 2 ये है तो n प्लस 2 पद हुए। तो n प्लस 2वां पद क्या हुआ? n प्लस 2वां पद b हुआ। n प्लस 2वां पद मतलब अंतिम पद b ही हुआ। अब देखिएगा ये जो n प्लस 2वां पद है किसका है? समांतर श्रेणी का n प्लस 2वां पद हम लोग निकाल रहे हैं इसका। ये जो समांतर श्रेणी है ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा अब n प्लस 2वां पद का निकालिए
फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला। अगर एनवा पद होता तो एन माइनस 1 होता, एन प्लस 2 पद है तो एन प्लस 2 माइनस 1 होगा, इक्वल टू बी। यहाँ पे देखिएगा ए का मान 1/a है, ए का मान 1/a है, और एन प्लस 2 माइनस 1 तो एन प्लस 1 हो गया, ये क्लियर है। और डी हमारा तो ऐसे ही रहेगा, तो हो गया बी। और बी सॉरी यहाँ 1/b हो जाएगा, जैसे 1/a हुआ है तो 1/b हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये 1/b है आपका। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 1/b माइनस 1/a अपान n प्लस 1, ठीक है। मतलब 1/a इधर कर देंगे तो 1/b माइनस 1/a हो जाएगा, और d का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा। इधर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बटे ए बी n प्लस 1, क्लियर है। इतना हो गया है d का मान। चलिए, अब d का मान हमको मिल गया है, अब हम निकालेंगे ये वाला 1/h1 कितना आएगा। तो 1/h1 कौन सा पद है, समांतर श्रेणी का ये दूसरा पद है, देख लीजिएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद कैसे निकाला जाता है, a प्लस डी, ऐसे निकाला जाता है। a का मान यहाँ 1/a है, ये देखिए 1/a, उसमें d जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 1/a प्लस, इधर देखिएगा d का मान ये है, यहाँ से d का मान हम रखेंगे, तो a माइनस बी, ठीक है, और नीचे ए बी n प्लस 1, क्लियर है। गुणा कितने से करेंगे, ए है हमारे पास, इतने से गुणा करेंगे, इसमें एलसीएम हमारा पूरा इतना हो जाएगा, और इसमें ए है, इतने से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी n प्लस 1 प्लस ए माइनस बी अपान ए बी n प्लस 1, क्लियर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है, तो हो गया बी एन प्लस ए, bn प्लस ए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये bn हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो प्लस b माइनस b कट जाएगा, bn प्लस a बचेगा, नीचे हो जाएगा ये हो गया ए बी n प्लस 1, क्लियर है। तो ये 1/h1 आया, ठीक है फ्रेंड्स। से h1 क्या हो जाएगा, h1 क्या हो जाएगा, 1/h1 इतना है, तो इसको उलट के लिखेंगे तो हो गया n प्लस 1 इंटू ए बी, ये मतलब ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्या, एन बी प्लस ए, क्लियर है। ये h1 का मान आ गया आपका, ठीक है। उसी तरह आप h2 का मान निकाल सकते हैं, जैसे h1 का मान निकला, h2 का जब मान निकालेंगे आप तो ये आएगा n प्लस 1, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे n माइनस 1 b प्लस 2a, इतना आ जाएगा। और h3 निकालेंगे और h4 ऐसे निकालते जाएंगे तो इसी पैटर्न में आपका आता चला जाएगा। मान लीजिए HR निकालेंगे आप तो n प्लस 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा h1 इतना आ गया, h2 आ गया आपका, और उसी तरह HR निकालेंगे तो n प्लस 1 a प्लस b n माइनस r प्लस 1 प्लस RA, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये पैटर्न बन रहा है आपका, जैसे n+1 AB ये आपका अंश में इतना ही रहेगा सब में, और जैसे H1 है तो n-0 B, n-0 का मतलब n भी हो जाएगा, 1 है तो यहाँ n-0, यहाँ 2 है तो n-1, ठीक है, एक इससे कम करके घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसी तरह यह 4 है तो R में से एक कम करके, देखिए n में से घटाएंगे क्या, R में से एक कम करके, तो आ जाएगा n-r+1 ये, ठीक है। इस तरह से आप जो है दो संख्याओं के बीच n हरात्मक माध्य पद निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन लेते हैं आपके हरात्मक माध्य पर बेस्ड। क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/6 का हरात्मक माध्य 1/2 और 1/6 का हरात्मक माध्य मीन्स हार्मोनिक मीन क्या होगा, हरात्मक माध्य क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हमने बताया कि दो संख्याएं अगर दी गए तो उनका हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। हमने अभी बताया था कि ABC का हरात्मक माध्य B होगा और B का मान होता है 2AC/A+C, ठीक है। तो इसमें A का मान इतना है, C का मान इतना है और B का मान आपको निकालना है। तो आपका हरात्मक माध्य मतलब HM हो जाएगा क्या, इसका गुणा कर लीजिए आप, फिर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा करिए, 2 × 1/2 × 1/6, ये 2AC हो गया, नीचे हो गया 1/2 + 1/6। इसको सॉल्व करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आ गया 1/6 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा ऐड करिएगा, LCM लेके, LCM 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4/6, ये 4/6, ठीक है। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 1/4। कहने का मतलब इसके बीच में आएगा 1/4, यही आपका आंसर हो गया कि इसका हरात्मक माध्य 1/4 आएगा। क्लियर है? चलिए, 2 और 1/8 के बीच 4 हरात्मक माध्य पद निकालिए। जितना भी निकालना हो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 निकालना हो तो 3 के लिए करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें कितना निकालना है, 4, तो 2 H1 H2 H3 H4 तक ले लेंगे और लास्ट में 1/8 लिख देंगे। क्लियर है? कुल कितने पद हो गए, 6 पद हो गए ना, n=6 हो गया। कुल कितने पद हो गए, 6, 4 ये और 2 ये। तो आपका 6वां पद, अब ये देखिए ये किस में है, हरात्मक श्रेणी में है, मतलब HP में है ये। लेकिन जब इसके पदों का व्युत्क्रम करेंगे, मीन्स 1/2 1/H1 1/H2 ऐसे 1/H4 और 1/, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, AP में समांतर श्रेणी में ये हो जाएगा, ठीक है। जब समांतर श्रेणी में हो जाएगा तो इस समांतर श्रेणी का 6वां पद देखिए, 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 यहाँ पे 1/H3 हो जाएगा, 1/H3। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6वां पद, 6वां पद क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है? अब 6वां पद का समांतर श्रेणी में क्या होता है, A+5D = 8। A का मान क्या है, 1/2 + 5 × D रहेगा, इसे 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब 5D क्या हो जाएगा, 5D = 8 - 1/2, ये वाला प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। अब घटाइए, कितना हो जाएगा,
इसको कर लीजिए आप, 15/2 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से जब d निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15/2/5। ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 3 15, तो हो गया 3/2। d का मान आ गया है। क्लियर है। जब d का मान आ गया है तो आपको निकालना ये 1/h1। क्लियर है। तो पहले ये वाला पद निकालिए। ये कौन सा पद है? दूसरा। तो 1/h1 निकालेंगे। 1/h1 का मतलब a प्लस d। ये a होता है, a समांतर श्रेणी की बात हो रही है। ये a होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे होता है। तो a का मान यहाँ से देखिए 1/2। d का मान तो अभी हमने देखा है, ये 3/2। तो एक ये हो गया है आपका 4/2। 4/2 का मतलब 2। ठीक है। तो हमारा ये आपका आ गया 1/h1 बराबर इतना। क्लियर है। अच्छा, ए का मान है 1/2 और डी का मान है 3/2, 15। 5 3 15, 3/2। तो आपका यहाँ से h1 क्या हो जाएगा? अब 1/h1 हो गया, तो h1 निकालेंगे तो ये हो गया 1/2। क्लियर है। h1/2 हो गया। अब 1/h2 निकालिए, ये वाला पद, मतलब ये तीसरा a प्लस 2d है। तो हो गया a प्लस 2d। ठीक है। तो a प्लस 2d निकालेंगे तो a का मान है 1/2 और प्लस 2। ठीक है। 2 इंटू d का मान है 3/2। d का मान देखिए यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कट गया, होगा 1/2 प्लस 3, कितना हो गया? 7/2। तो आपका ये हो गया 1/h2 का मान 7/2। जब h2 निकालेंगे तो उलट जाएगा। तो यहाँ से h2 इक्वल टू हो गया 2/7। क्लियर है। चलिए ये 1/h3 निकाल लीजिए। जब 1/h3 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का मान 1/2 प्लस 3 इंटू 3/2, तो ये हो गया 9/2। 1/2 ये हो गया सीधा सीधा 10/2। 3 3 9 हो गया, 9 1 10/2 बराबर 5 आ गया। ये 1/h3 का मान 5 आया है, तो h3 कितना हो जाएगा? 1/5। क्लियर है। हम इसको भी निकाल लिए। अब एक यही निकालने तो 4 पद हो जाएगा। ठीक है। चलिए 1/h4 निकालिए तो a प्लस 4d हो गया। a प्लस 4d, a प्लस 4d मान कैसे निकलेगा? 1/2 प्लस 4 गुणे 3/2। यहाँ से 2 दूनो 4 हो गया, ये 3 दूनो 6 हो गया। 1/2 प्लस 3 दूनो 6, ये कितना हो गया? 13/2। और ये 1/h4 का मान है, जब यहाँ से निकालोगे h4 तो हो गया 2/13। तो फ्रेंड इस तरह से हम चारों माध्य हरात्मक माध्य पद निकाल लिए 2 और 1/8 के बीच। तो कौन कौन से होंगे? h1 का मान हमें निकालना था, h1 निकल गया, h2 निकल गया, h3 h4। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे समांतर माध्य मीन्स एरिथमेटिक, गुणोत्तर माध्य मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य मीन्स हार्मोनिक मीन। ये जो तीनों चीज़ें हैं, हमने 3 श्रेणी पढ़ा है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इन श्रेणियों के जो माध्य निकले हैं, समांतर माध्य को हम लोग a से लिखते हैं, गुणोत्तर माध्य को हम लोग g से लिखते हैं, और हरात्मक माध्य को हम लोग h से लिखते हैं। तो ये जो तीनों माध्य हैं, इनके बीच क्या संबंध है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। क्लियर है।
अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इन तीनों माध्यों में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। चलिए, तो हम ये बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स की जो रिलेशन है इनके बीच क्या है, हम उसको प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, पहला रिलेशन ये है कि समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य करेंगे तो किसके बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य के वर्ग के बराबर होता है। ये पहला संबंध है। ठीक है, और दूसरा संबंध ये है कि जो समांतर माध्य होता है वो हमेशा बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तर माध्य हमेशा बड़ा रहेगा हरात्मक माध्य से। ठीक है, ये दो संबंध हैं जो कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले वाले प्रूफ करते हैं, फिर दूसरे वाले को देख लेते हैं। और कुछ चीज़ यहाँ पे हम देख लेंगे। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है मालूम है आप लोगों को? यही तो होता है ना, a प्लस बी। जैसे तीन संख्याएं हैं a b c, माना तीन संख्याएं हैं a b c, तो इनका समांतर माध्य मीन्स एरिथमेटिक मीन, इसी को शॉर्टकट में यहाँ पे a लिखा गया है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस सी बट्टा 2। ठीक है, और इन्हीं तीनों का अगर गुणोत्तर माध्य निकाला जाए तो अंडर रूट AC हो जाता है। अगर इन्हीं तीनों का हरात्मक माध्य निकाला जाए, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, उसका होता है 2AC अपान a प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं सबसे पहले वाले को। इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले हम a और h को गुणा करेंगे, तो हम तीन संख्याएं माना, तीन संख्याएं a b c हैं, अतः a बराबर, इसमें a का मतलब इनका जो है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य यहाँ पे लिखा गया, हरात्मक माध्य यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तीनों लिख देंगे। माना तीन संख्याएं a b c हैं, अतः अगर हमें इनका समांतर माध्य निकालना होगा तो लिखेंगे a बराबर, हमने यहाँ लिखे नहीं हैं, आप लोग लिख सकते हो, a बराबर इतना, g बराबर इतना और h बराबर इतना। क्लियर है? चलिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना है ना, हमें यही प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है a इंटू एच है। चलो a इंटू एच करना है, a इंटू एच। तो a का मान क्या है, यहाँ से देखिए a का मान a प्लस सी अपान 2 इंटू h का मान देखिए ये है 2AC अपान a प्लस सी। क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों तो कट गए, देख रहे हैं ना, ये कट गए कि नहीं कट गए? कट गए। तो कितना आ गया ऊपर, ये 2 से 2 भी कट गया, AC आ गया। अच्छा, AC आ गया, तो AC को हम लोग अगर AC घाते 1/2 फिर इसकी घात 1/2 लिख दें, 2 लिख दें, इसमें तो कोई फर्क होगा नहीं। हमने AC की घात 1/2 लगाया, फिर उसकी घात 2 लगाया, और आपको पता है कि जब 2 घातें किसी संख्या पर लगती हैं तो गुणा हो जाती हैं, मतलब 1/2 जब 2 से गुणा होगा तो कट जाएगा, कुल मिला के AC ही बचेगा। ठीक है, इतना कन्फर्म है। हमने AC के ऊपर 2 घात लगाए, एक बार 1/2 लगाया, फिर 2 लगाया,
और ये आपस में कट करके कुल मिला के AC ही बचा रहेगा। अब देखिए, अगर किसी संख्या पर अगर 1/2 घात लगा है तो इसका मतलब वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, ये AC हो गया। 1/2 घात का मतलब इस पर वर्गमूल लग गया और ये जो 2 घात है ये बचा रह गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से √AC का मान क्या है? G, ये तो यहाँ से हो गया आपका G का स्क्वायर मीन्स ये G², यही तो आपको प्रूव करना था। AH = G², यही प्रूव करना था और आपका ये प्रूव हो गया। क्लियर है? यहाँ से आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम प्रूव करेंगे कि समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और गुणोत्तर माध्य हमेशा हरात्मक माध्य से बड़ा होता है, यही प्रूव करेंगे। चलिए अब हमें सेकंड वाला जो लिखे थे हम कि A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ऑलवेज ग्रेटर देन H। चलिए इसको प्रूव किया जाए। सबसे पहले हम निकालते हैं A - G, ठीक है। अब A का मान यहाँ मालूम है और G का भी मान मालूम है, तो रख दीजिए A + C/2 - G √AC। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए A + C A/1 करके इसको घटा दिए -√AC, ठीक है ना। यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 लिखा जाएगा, 2√AC/2। इसको ऐड कर लिए हम लोग, LCM 2 हो जाएगा, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? अब इसको देखिए और कैसे इसको नोट कर सकते हो। A को क्या लिख सकते हो आप? अभी हमने जैसे अभी पीछे सॉल्व करते समय AC को क्या लिखा था? AC को लिखा था √AC का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा तो AC बचेगा। उसी तरह A को लिख सकते हो √A का स्क्वायर, ठीक है ना। B को लिख सकते हो, ये C है ना, C को लिख सकते हो √C का स्क्वायर। क्लियर है? तो लिख दीजिए √A का स्क्वायर प्लस √C का स्क्वायर -2 √AC/2। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? A² + B² - 2AB। A² + B² - 2AB ये किसका फार्मूला होता है? A - B का होल स्क्वायर। तो हो गया आपका √A - √C का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो वो आ जाएगी इतना। यहाँ से आ गया आपका, ये 2 इधर वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इतना आ गया। अब यहाँ से आप देखिएगा ये एक पॉजिटिव संख्या है। क्यों? इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1/2, इधर है आपका √A प्लस -√C का स्क्वायर। ये 2 जो है हम इधर, तो ये क्या है? ये तो माइनस हो ही नहीं सकता है कभी, ये तो प्लस है। और किसी संख्या का वर्ग करने पर वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। मतलब ये भी प्लस वाली संख्या, ये भी प्लस वाली संख्या। कहने का मतलब है कि ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स धनात्मक हो गया। A - G क्या है? धनात्मक है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A में से G घटाओगे, धनात्मक आने का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 संख्याएं हैं उनका अंतर जो है धनात्मक आ जाए, मतलब उनको घटाने पर धनात्मक कब आएगा? जब ये जो है इससे बड़ी रहेगी। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये धनात्मक तो नहीं आ सकता, माइनस आएगा। लेकिन
इधर बड़ा रहे, 2 माइनस 1 करो तो 1 आ जाए, 3 माइनस 2 करो तो 1 आ जाए, 5 माइनस 1 करो 4 आ जाए। कहने का मतलब ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तभी ये धनात्मक आएगा। इसका मान धनात्मक कब आएगा? जब ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तभी धनात्मक आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि a इज ग्रेटर देन g। इसका मान देख लीजिए कि धनात्मक आ गया। इसको बराबर लिख सकते हो कि धनात्मक संख्या, मतलब a माइनस जी जो है धनात्मक संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब a जो है g से बड़ा होगा, तभी धनात्मक उत्तर आ सकता है। क्लियर है? इतना तो सिद्ध कर लिए आप। अब हमें सिद्ध करना है, ये इतना सिद्ध हो गया कि a g से बड़ा होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि g h से बड़ा होगा, तो उसको हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, चलिए सिद्ध करिए इसको। अब हम g माइनस एच सॉल्व करेंगे। g माइनस एच, पुनः इसको लिखते हैं। पुनः g माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए अंडर रूट ए सी माइनस 2ac अपान a प्लस सी। g और h का मान यहाँ रखे हैं। अब इसमें भी ऐसे कर लीजिए। क्या हो जाएगा? गुणा करिएगा, अंडर रूट ए प्लस सी से गुणा करिए, अंडर रूट ए सी ब्रैकेट में ए प्लस सी और माइनस 2ac अपान ए प्लस सी। क्लियर है? चलिए इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर। ये 2 तो 2 ही है, ए सी अंडर रूट ए सी की स्क्वायर करेंगे तो ए सी आ जाएगा। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे अंडर रूट ए सी। क्या कॉमन लेंगे? अंडर रूट ए सी कॉमन लेंगे, क्योंकि अंडर रूट ए सी इसमें भी अंडर रूट ए सी मिल जाएगा और इसमें भी, तो हम कॉमन ले रहे हैं अंडर रूट ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, तो ये तो यही मिलेगा इधर, माइनस, अब जब अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये समझिएगा आप, तो जब अंडर रूट ए सी कॉमन लेंगे तो एक अंडर रूट ए सी बचेगा, मतलब 2 अंडर रूट ए सी बचेगा, और यहाँ पे हो गया ए प्लस सी। ठीक है, चलिए अब कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? हमने बताया था कि अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी, तो हो गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर, ये इतना, और इंटू अंडर रूट ए सी ये रहेगा अंडर रूट ए सी अपान ए प्लस सी। क्लियर है? तो ये भी देखिएगा, ये भी एक धनात्मक संख्या मिलेगी आपको। ठीक है, ये भी एक धनात्मक संख्या होगी। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? g माइनस एच जो है धनात्मक संख्या हो गई। धनात्मक संख्या मतलब इसको घटाने पे धनात्मक संख्या आएगी। यहाँ से g हो गया h से बड़ा। धनात्मक तभी आएगा जब ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। ये देखिए, कहने का मतलब g h से बड़ा है, और g से बड़ा कौन है? a। h से बड़ा g, और यहाँ देखिए g से बड़ा a। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि a g से बड़ा है और g h से बड़ा है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। इसमें आपको हरात्मक श्रेणी दी गई है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। क्लियर है? पहला पद 1 है, दूसरा पद 2/3 है, तीसरा 1/2 है, और चौथा 2/5 है, और आगे वाले पद नहीं मालूम है। तो
तो आपका 10वां पद मतलब आगे 10वां पद कौन सा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि वन 2/3 1/2 2/5 का व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम करिए। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 3/2 2 5/2 यहाँ लिखेंगे चूंकि ये जो श्रेणी है HP में है, ठीक है, अतः ये किस में होगा, AP में होगा। क्लियर है। तो AP में है तो इसका हमें 10वां पद निकालना है, इसका 10वां पद। क्लियर है। तो 10वां पद निकालिए। तो 10वां पद फार्मूला क्या होता है, A+10D, यही तो होता है ना, सॉरी A+9D। समांतर श्रेणी का 10वां पद कैसे निकलेगा, A+9D। क्लियर है ना। ये AP में होगा ये। चलिए तो A का मान है 1, यहाँ पे देखिए इसी को देखेंगे, AP में है, +9 इंटू D का मान देखिए, D का मान निकालिए। इसमें D का मान कैसे निकलेगा, 3/2 में से 1 घटाइए तो आएगा 1/2। क्लियर है। 3/2 में से 1/2 घटाइए, 3/2 में से 1 घटाइए तो 1/2 आएगा, 2 में से 3/2 घटाइए तब भी 1/2 आएगा। क्लियर है ना। तो ये आएगा 1/2D का मान। तो आपका हो गया 11/2। ये 9/2 हो गया, 9 कम 9 2 कम 2 9 2 11/2। ये 11/2 आ गया इसका समांतर श्रेणी का 10वां पद। इसलिए हरात्मक श्रेणी का ये जो हरात्मक श्रेणी ये है, ये हम तो इसका निकाल लिए ना 10वां पद। HP का 10वां पद बराबर हो जाएगा 2/11। क्लियर है। ये क्लियर है ना। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कौन सा पद -1/26 होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये हरात्मक श्रेणी में है कि नहीं है। हमने यहाँ पर भी इसको देख लिया था कि इसका पहला सवाल जब सॉल्व कर रहे थे तो इसका व्युत्क्रम ले लिया और व्युत्क्रम में देख रहे थे कि वो समांतर श्रेणी में है सारे पद, इसीलिए हरात्मक श्रेणी हमने माना था इसको हरात्मक श्रेणी। यहाँ पे तो नहीं लिखा है कि हरात्मक श्रेणी है तो 10वां पद निकालिए। तो हरात्मक श्रेणी पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके पदों का व्युत्क्रम लीजिए, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो हरात्मक श्रेणी हो जाएगी। ठीक है। तो उसी तरह ये भी हम इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो देख लेते हैं व्युत्क्रम करने पर क्या होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिएगा। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा आपका 10 8 6 4। ये तो क्लियर है ना कि ये समांतर श्रेणी में है। ये तो क्लियर है, 100% क्लियर है। देखिए 8 में से 10 घटाइएगा -2, 6 में से 8 घटाइएगा -2। तो ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा पद -1/26 है। अगर हरात्मक श्रेणी का अगर मान लीजिए कोई भी पद, मान लीजिए n वां पद -1/26 है, तो समांतर श्रेणी का जो n वां पद होगा वो -26 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अतः
इस AP का अतः माना इस AP मतलब ये जो AP है जो इसके व्युत्क्रम से मिला है का n वां पद बराबर -26। हमने मान लिया कि ये जो AP है इसका n वां पद -26 है। -26 क्यों माना? क्योंकि इसका जो पद होगा उसका व्युत्क्रम ये इसमें होगा। क्लियर है ना? -1/26 है तो ये -26 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद। तो हो गया a + n-1 × d, यही तो होता है ना? क्लियर है? तो -26, तो a का मान है 10 और n-1 और d का मान है -2। d का मान -2 है। क्लियर है ना? 8 में से 10 घटाइए, 6 में से 8 घटाइए, सब -2 आ जाएगा। -26, तो यहाँ से देखिएगा ये 10 उधर ले जाके घटा दीजिएगा तो हो गया n-1 गुणे -2 बराबर हो जाएगा, ये -10 उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। क्लियर है ना? -26 -10 36 हो गया। अब देखिए ये माइनस तो यहीं से कैंसिल हो जा रहा है और इस 2 को मतलब ये -2 से यहाँ भाग दोगे तब कैंसिल होगा। तो हमने -2 से भाग दिया तो ये आ गया 18, 36 में 2 से भाग दिए तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये जो -1 है वो +1 हो जाएगा। तो 18 1 19, तो n का मान हो गया 19, यही 19 हो गया। मतलब यह है कि इस समांतर श्रेणी का 19वां पद -26 होगा। ठीक है, तो इसका भी 19वां पद -1/26 होगा। तो यही आंसर हो गया कि दिए गए हरात्मक श्रेणी का 19वां पद -1/26 होगा। पद तो उतने ही होंगे, पद उतने ही होंगे क्योंकि व्युत्क्रम किया गया तो पद घटे बढ़ेंगे नहीं, केवल व्युत्क्रम हो रहा है। तो यहाँ से 19वां पद -126 होगा हरात्मक श्रेणी का और समांतर श्रेणी का -26 होगा। क्लियर है? चलिए आंसर हो गया 19 पदों की संख्या, मतलब 19वां पद -1/26 होगा। चलिए एक प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। ए और बी का हरात्मक माध्य कैपिटल H है, मतलब हरात्मक माध्य को H से डिनोट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि H - 2a × H - 2b = H²। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए अच्छा, 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य कैसे निकलता है? हम लोग बताए थे, हम हरात्मक माध्य 2 संख्याएं हैं, हरात्मक माध्य कैसे निकलता है? 2ab / a + b, यही तो फार्मूला होता है हरात्मक माध्य का। a और b का हरात्मक माध्य कैसे निकलेगा? a b के गुणा करके 2 से गुणा करिए और नीचे इनका जोड़। ठीक है, चलिए यहाँ पे h का मान रहा, अब लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। 2ab / a + b -2a, ये वाला इतना लिख दिए हम। उसी तरह यहाँ लिखिए 2ab a + b -2b। ठीक है, सॉल्व करिएगा ज़रा, ये गुणा हो जाएगी इसमें 2ab - 2a² -2ab, ये बटा 1 करेंगे, एलसीएम a + b होगा तो a + b से इसमें गुणा होगा इसमें, तो इतना हो जाएगा आपका, नीचे a + b। इधर देखिएगा 2ab - 2ab - 2b², नीचे हो गया a + b। क्लियर है? h का मान हमने रखा है यहाँ पे और -2a किया है, यहाँ पे h का मान -2b। ठीक है, फिर एलसीएम लेकर हमने ऐड किया है। यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हो गया आपका -2ab
ए स्क्वायर अपान ए प्लस बी गुणे -2b स्क्वायर अपान ए प्लस बी। अब क्या होगा, गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा होके, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसको लिख सकते हो 2ab, ये क्या है 2ab अपान 2ab की स्क्वायर है, ये 2ab की स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको पूरा का स्क्वायर हम बना देते हैं। 2ab की स्क्वायर जब करोगे तो इतना आएगा और a प्लस बी की स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में ये जो लिखा है क्या यही है, ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला तो यही है, तो इसकी जगह हम h लिख सकते हैं, तो हो गया h का स्क्वायर और हमारा हो गया प्रूव्ड। क्लियर है ना। आपके स्क्रीन पर कुछ और प्रॉब्लम है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है, आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा है, तो इसका सलूशन हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यदि ABC हरात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि a अपान a माइनस बी इक्वल टू a प्लस सी अपान a माइनस सी। क्लियर है, ये हमको प्रूव करना है और ABC क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ABC किस में है, HP में है। ठीक है, अगर HP में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर HP में है तो हम B को लिख सकते हैं 2AC अपान A प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइएगा। लिख सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याएं अगर हरात्मक श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या शेष दोनों संख्याओं का हरात्मक माध्य होती है, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करेंगे इसको। ये है a अपान a माइनस बी। ठीक है, इसको लेकर के हम प्रूव करेंगे कि a प्लस सी अपान a माइनस सी इसका वैल्यू होगा, मतलब इसका मान इतना होगा। देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग गेस करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है उसमें a और c है, b नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम लेफ्ट हैंड साइड में है वो b है। इस b को हमें हटाना है जिससे कि जो हमारा आंसर आए b में ना आए। तो b को हटाने के लिए हम यहाँ से b का मान इसमें लिखेंगे। चलिए, तो a अपान a माइनस बी का मान 2ac अपान a प्लस सी। यहाँ पे b का मान यहाँ पे नोट डाउन किए हम। तो a हो गया, नीचे देखिए इसको ऐड करिए आप, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ac माइनस 2ac। a से गुणा करेंगे इसमें, ऐसे a स्क्वायर प्लस ac ये माइनस 2ac। क्लियर है, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये a अपान 1 इसको लिख सकते हो a अपान 1, तो a का गुणा इसमें हो जाएगा और ये बीच वाला 1 से गुणा इसमें हो जाएगा, तो a इंटू a प्लस सी आ गया। और नीचे देखिए 2ac प्लस ac माइनस 2ac, तो हो गया a स्क्वायर माइनस ac। क्लियर है। अब यहाँ से आप इसमें से a कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो a प्लस सी और नीचे a जब कॉमन लेंगे तो a माइनस सी आ जाएगा, ये a से कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया a प्लस सी अपान a माइनस सी। यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो हमारा अगला प्रॉब्लम नोट डाउन है उसको देखिएगा।
इसमें लिखा है कि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए, सी अपान ए प्लस बी भी हरात्मक श्रेणी में होंगी। कहने का मतलब ये हरात्मक हैं तो आपको दिखाना है कि ये तीनों जो दिए गए हैं ये भी हरात्मक श्रेणी में हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, या मान लीजिए आप प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि ये देखिए हरात्मक श्रेणी में है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी किस में है, एच पी में है। क्लियर है? इसलिए 1 अपान ए, 1 अपान बी और 1 अपान सी ये किस में होंगे, ए पी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि कोई हरात्मक श्रेणी तभी कही जाएगी जब उसका व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, चलिए ये समांतर श्रेणी में होगा। अब आगे देखिएगा, हमने समांतर श्रेणी पढ़ाते समय आपको समांतर श्रेणी के गुण बताए थे और उसमें बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों में किसी संख्या से गुणा करने पर जो श्रेणी बनती है वो भी समांतर श्रेणी बनती है। और ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों में किसी संख्या से भाग देने पर जो श्रेणी बनती है वो भी समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं सभी पदों में a प्लस बी प्लस सी से। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा कर दिए इसमें, और इसमें भी a प्लस बी प्लस सी, सभी पदों में इसी से गुणा कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी सभी पदों में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जो आएगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे a है, ठीक है, ये b है और हो गया a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी AP में होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर श्रेणी का ये गुण है कि किसी भी संख्या से सभी पदों में गुणा करेंगे जो मिलेगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा। चलिए अब हमने और भी प्रॉपर्टी बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों में किसी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो जो श्रेणी बनेगी वो भी समांतर श्रेणी बनेगी। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी अपान a में से एक घटा दीजिए, मतलब इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से सब में से एक एक घटा रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी अपान b, इसमें से भी एक घटाइए, a प्लस बी प्लस सी अपान सी, इसमें भी आप घटाइए एक। ये भी AP में होगा क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है ना, ये भी प्रॉपर्टी में AP में हो गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे -1 हुआ अपान 1 करके इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा ज़रा, इसमें इसको हम मिटा दे रहे हैं। जब आप घटाएंगे यहाँ से तो आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस a। ये देखिए a से गुणा होगा तो माइनस a अपान a। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस b अपान b इसमें, और इसमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी अपान सी। ये AP में है, यही चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो AP में रहेगा। अब देखिए a से कट गया, b से कट गया, c से कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा है देख लीजिएगा, b प्लस सी अपान a प्लस सी अपान b, a प्लस बी अपान सी। ये AP में है, ये AP में है तो ये तो उसी के बराबर है, AP में है। ठीक है, अगर ये AP में है इसका जो व्युत्क्रम होगा वो HP में हो जाएगा। तो इसका मतलब a अपान बी प्लस सी
यहाँ लिखेंगे अतः ए अपान बी प्लस सी, उलट देंगे, व्युत्क्रम करेंगे, बी अपान ए प्लस सी, सी अपान ए प्लस बी किस में होंगे? हरात्मक श्रेणी में होंगे। जब ए पी हो गया, इसका उल्टा जो होगा वो हरात्मक श्रेणी होगा, फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये समांतर श्रेणी में होगा। यही तो सिद्ध करना था ना। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आप लोग देख लीजिएगा, यही सिद्ध करना था। ये तीनों ए अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए और सी अपान ए प्लस बी, ये किसमें सिद्ध करना था कि हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो हमने दिखा दिया कि हरात्मक श्रेणी में होंगे क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी में होगा। ये प्रूव हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 की। ठीक है, ये देखिए प्रॉब्लम, इसमें ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ध्यान दीजिएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि log n बेस ए कामा log n बेस बी, log n बेस सी, ये जो तीनों होंगे ये हरात्मक श्रेणी में होंगे। आपको ये सिद्ध करना है। क्लियर है? चलिए अब हम इसको प्रूव करें। ये थर्ड वाला है और 6th वाला है आपका, इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी जीपी में है, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो लिखोगे बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या बी इक्वल टू ऐसे लिखते हो ना आप लोग, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, मतलब बीच वाला इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल के बराबर होता है। तो इसका वर्ग करोगे जब, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आप लिख सकते हो, इतना। क्लियर है? ये गुणोत्तर माध्य है। अब दोनों पक्षों का लाग लेने पर, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग लेने पर, ठीक है। जब लाग लोगे तो ये हो जाएगा लाग बी स्क्वायर, ये बेस n पर है, ठीक है, इक्वल टू लाग ए सी। दोनों तरफ लाग लगा दिए, लॉग, इधर भी लाग इधर भी लाग। क्लियर है? ये लागार्थम क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए लाग का रूल होता है, यहाँ पे हम रूल थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे किसी संख्या में ये x पावर 3 है, इसका लाग जब लेंगे आप तो ये हो जाएगी, जो पावर है ना ये पहले आ जाएगा, लाग से पहले 3 log x। क्लियर है? और एक रूल और देख लीजिए, अगर लाग लेना है आपको m इंटू n है, ठीक है, तो इसका लाग जब लेंगे तो ये हो जाएगा लाग m प्लस लाग n। क्लियर है? मतलब गुणा वाली संख्या का जब लाग लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब ये वाला रूल, ये वाला यहाँ वाला इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log b, इतना हो जाएगा ना, ये 2 बाहर आ जाएगा इस रूल से। और इस वाले रूल से इसको लिख सकते हो log a प्लस log c। क्लियर है? इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक फार्मूला और होता है, इसको भी देख लीजिएगा। अगर लाग
यहाँ पे आपका n है, ये मान लो a है, log a बेस n है, तो इसका मतलब हो जाता है, इसको आप लिख सकते हो 1/log n बेस a। कहने का मतलब क्या है कि जिसका ये a यहाँ चला आता है, n यहाँ चला जाता है जब इन्वर्स करते हो तब। log a इक्वल टू log a बेस n इक्वल टू 1/log n बेस a। ठीक है, क्लियर है। अब वही काम करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 1/log b बेस n। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/log a बेस a n हो जाएगा, प्लस 1/log n बेस c। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो जो बीच वाली संख्या है, यहाँ पे देखिएगा इसको, ये बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या यही है ना, ये बीच वाली संख्या यही है, और ये वाली संख्या पहली वाली है और ये वाली बाद वाली है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, आप ये चीज पढ़े होगे ना, b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, मतलब ये समांतर माध्य बराबर होता है, ये समांतर माध्य का फार्मूला है ना, ये समांतर माध्य तो ऐसे निकालते हो, हमने अभी बताया था, समांतर माध्य बराबर जैसे ए बी सी समांतर माध्य निकालेंगे ये, तो b बराबर क्या हो जाता है, a प्लस सी अपान 2। इसका मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी। कहने का मतलब पहला और तीसरा बराबर होगा ये जो बीच वाला है उसके दुगुने की। तो उसी तरह इसमें जो बीच वाला है उसका दुगुना पहले और तीसरे के योग के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होंगे तब बीच वाले का दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये एक तरह से आपका समांतर माध्य लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि ये किस में है, हम ऊपर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अतः अर्थात यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, ये वाला 1/log a n 1/log b n 1/log बेस सी n किस में होंगे, एपी में होंगे, एपी में होंगे। एपी में क्यों होंगे, क्योंकि ये मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का फार्मूला आ गया। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला आ गया तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, मतलब log a n, इसका व्युत्क्रम log b n, इसका व्युत्क्रम log c n किस में होगा, HP में होगा। होगा कि नहीं होगा, ये समांतर है तो इसको व्युत्क्रम पदों का करिए तो ये HP में होंगे। यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो देखिए इसी को सिद्ध करना था कि ये HP में होंगे, तो हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत लास्ट में, उसकी हम चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। और पहली चीज़ ये है n क्रमागत
n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। ठीक है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ती हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब 1 से लेकर के 2 3 यहाँ मान लीजिए 50 तक, मतलब 1 से 50 तक संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो जोड़ने में दिक्कत होगी आपको अगर जोड़कर निकालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको निकाल भी लेते हैं तो 1 से लेकर आपको अगर कहा जाए 100 तक की संख्याओं का योग बताइए तो कैसे करेंगे आप। अगर कहा जाए 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए तो क्या करेंगे आप। तो इसके लिए आपका फार्मूला है, उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो 1 से मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आपका योग हो जाएगा Sn इक्वल टू, Sn का मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि क्रमागत संख्याएं हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगर n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। का योग क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 से लेकर के मतलब क्रमागत, बीच में कोई गैप नहीं होगा। 1 से लेकर के 2 3 4 ऐसे गिनते हुए 50 तक जितनी भी संख्या हैं सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमने फार्मूला बता दिया है, डायरेक्ट आप इस पर रखिए। कैसे रखेंगे, n का मान क्या है 50, जितना तक कहा जाए वही n का मान है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 50 गुणे n धन 1 मतलब 50 धन 1 51। ये देखिए 50 गुणे 51 बटे 2 से 50 भाग देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए। 25 1 के 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 2 127। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अगर आपको कहा जाए कि 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का योग निकालिए तो कैसे निकालेंगे। 120 लिखेंगे गुणे 121 लिखेंगे, नीचे 2 से भाग दे देंगे, इसको काट देंगे 60 आ जाएगा। फिर इसको 6 से गुणा कर लेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 7। इतना आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये तो हुआ कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आप कैसे निकालोगे। अब हम बात करते हैं n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग
कैसे निकालेंगे? वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको बताना है 1 का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग लिखा है ना, प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर, इतना योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? अब जोड़कर तो निकाल नहीं पाएंगे, मान लीजिए किसी तरह कर भी लेंगे। आपको 1000 तक का स्क्वायर का दिया जाए, 1 के स्क्वायर से 1000 तक के स्क्वायर तक की संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, Sn इक्वल टू n इंटू n+1 2n+1 अपान 6, ये फार्मूला है। इसके हेल्प से आप लोग इसका सॉल्व निकाल सकते हो। चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं इस पर रख करके। ठीक है, सबसे पहले n का मान क्या होगा? जो लास्ट में रहेगा। तो यहाँ लिखिए 50, यहाँ लिखिए 50 गुणे 51, ये तो n+1 है तो 50 है 51। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे n मतलब 50 दूना 100, 100 धन 1 101 बटे 6 कर लीजिए। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 17 में। ठीक है, 2 कम 2 2 25 में। तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगर आपको यहाँ से 70 के स्क्वायर तक कहा जाए तो यहाँ 70 लिखिएगा, यहाँ 71 लीजिएगा, यहाँ 70 दूना 140 141 लिख दीजिएगा और नीचे 6 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये तो वर्गों, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये उनके वर्गों का योग है। अब इनके घनों का योग, तो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का मतलब क्यूब, कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, इसके लिए जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे करके 50 का क्यूब, इतना दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही मुश्किल है, आपको गुणा करके फिर जोड़ना। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है, आप उसको लर्न कर लीजिए। तो Sn इक्वल टू होता है n इंटू n+1 अपान 2 का स्क्वायर। क्लियर है? इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए n का मान रखिए 50, फिर 50 है 51 बटे 2, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 25 से काट दीजिए तो कितना आएगा? ये 25 एकम 25, 25 पंचे 125 127, इसका वर्ग कर लीजिए। अब इसका वर्ग करने के लिए आप इसी में इसे गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।